नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेडी टू फ्लाई। तो भाई आज की जो वीडियो है वो मैं अपने बेडरूम में शूट कर रहा हूँ यार। ऐसा आपको तो देख सकते हैं ड्राइंग रूम में यार बाबा बैठे हुए हैं, तो इसलिए भाई यहीं शूट करनी पड़ रही है। तो भाई बात ये नहीं है कि शूट कहाँ कर रहे हैं, बात ये है कि आज का ब्लॉग है किस पे। तो आज का जो ब्लॉग है भाई वो है एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर और एक अपनी जर्नी के ऊपर कि मतलब कैसे छोटी बाइक से लेकर बड़ी बाइक तक मैंने शिफ्ट किया और 150 सीसी की बाइक से 950 सीसी की बाइक पर आने में कितना टाइम लगता है। लगने को तो यार एक हफ्ता 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा आज। क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि यार आपने सीधा ही ये बाइक ले लिया, उससे पहले ही आपके पास कोई और बाइक थी, या फिर कुछ आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दो कि अगर मैं स्पोर्ट्स बाइक लेता हूँ जैसे तैसे करके तो मुझे क्या क्या मेंटेनेंस उसके अंदर करानी पड़ती है। तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको तो कि यार मेरे पास पहले थी पल्सर 150। तो 2008 में मैंने वो बाइक ली थी एंड 2012 तक मैंने वो चलाई। उसके बाद मैंने 150 सीसी से सीधा 200 सीसी की बाइक पर शिफ्ट किया, जिसमें जो मैंने ली KTM 200 ड्यूक 200 KTM की। यार ये है वो बाइक। तो भाई ये बाइक अपन लोगों ने ली थी। तो भाई ये बाइक अपन लोगों ने ली थी 2012 में और 2016 तक ऑलमोस्ट 4 साल ये भी मैंने चलाई। उसके बाद मैंने ली मोजो, जो कि आपने मेरे ब्लॉग में देखी हुई है। वो भी मेरी अपनी बाइक है यार, मैं उसको ऑफिस से आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो भाई 150 सीसी से 200 सीसी तक एंड 200 के बाद 300 सीसी तक। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया सीधा 950 पर। तो यार एक्चुअली क्या है कि भाई पहले यार अगर आपने कभी टू व्हीलर नहीं चलाया या कभी 150 या 200 सीसी की बाइक चलाते हो तो कभी भी यार एकदम हायर वर्जन पर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यार 200 सीसी की बाइक में पावर जो है और एक सुपर बाइक की पावर में बहुत फ़र्क होता है। तो यार पावर एक ऐसी चीज़ है यार जो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो कंट्रोल करने आना चाहिए यार। और आपके अंदर पेशेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक सुपर बाइक ऑन कर लेते हैं और एक छोटे सेगमेंट से सीधा बड़े सेगमेंट पर आते हैं तो पेशेंस होना चाहिए, पावर को कंट्रोल करना आना चाहिए यार। और Z900 जो अभी मैंने 1 साल ही हुआ है उसको लिए हुए, 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 11 महीने के आसपास हुए हैं। तो भाई उस बाइक को लेने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग से जब मेरे पास मोजो थी तो उसके बाद मुझे था, मेरा ड्रीम था यार कि मेरे को कभी ना कभी तो भाई एक सुपर बाइक लेनी है, चाहे वो मैं सेकेंड हैंड ही लूँ बट लूँगा। तो भाई हमारी जर्नी स्टार्ट हुई लास्ट ईयर जून में, मतलब इसी टाइम जून में एक्चुअली ज़्यादा मेरी मॉम भी एक्सपायर हो गई थी। उसके कुछ टाइम बाद मेरा ड्रीम तो था ही यार। तो मैंने उसके बाद भाई अपनी एक बाइक लेने की सोची कि भाई लेता हूँ। तो मैंने करोल बाग बहुत मतलब ये कहते हैं ना दिल्ली के अंदर करोल बाग बहुत बड़ी मार्केट है बाइक्स की। मतलब सुपर बाइक्स भी हैं, नॉर्मल बाइक, ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी मार्केट है। तो भाई हमने वहाँ पे मैं गया तो मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं डीलर्स के पास गया। तो मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, मैं बहुत सारे डीलर्स के पास गया। तो भाई वहाँ पर मैंने बहुत सर्च करा, जिसमें मैंने Z800 Z900 और CBR 650 भी मैंने देखी। तो अपना प्रिंस भाई अपने साथ था। तो भाई मुझे उसने बोला कि या तो Z800 लियो, अगर तुझे 5 से 6 के आसपास के बजट में चाहिए तो भाई Z800 लियो, वो कि बहुत अच्छी पावर है उसके अंदर। और बेनेली का मैंने सोचा था कि मुझे लगा था कि 4, 4.5, 5 के आसपास बेनेली मिल जाएगी। तो मेरे प्रिंस ने मना कर दिया कि भाई बेनेली मत लियो, क्योंकि पर्सनली उसको भी अच्छी नहीं लगती और उसके रिव्यूज़ भी बहुत मतलब ख़राब ही हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि भाई उसकी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती हैं, पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते कंपनी में। तो बेनेली का जो अपना आइडिया था वो अपन लोगों ने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने सोचा Z800 के बारे में। तो Z800 लेने की सोची मैंने। तो Z800 भाई मुझे पड़ रही थी 6, 6.25 के आसपास कहीं मुझे जाके पड़ रही थी Z800। तो भाई मैंने सोचा कि 2015-2016 मॉडल की Z800 6 में आसपास लेने, क्योंकि सारे डीलर्स 6 के आसपास ही दे रहे थे। तो डायरेक्ट पार्टी कुछ भी नहीं थी, कोई भी नहीं मिल रही थी मुझे। तो भाई डीलर्स का पता नहीं था भाई अब उसमें मीटर टैंपरिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी, भाई कुछ भी हो सकता था यार। तो डीलर से गाड़ी लेना और रेट बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि यार अगर 6, 6.5 की Z800 ही लेनी है तो क्यों ना उसका अपर वर्जन लिया जाए Z900। तो अपना एकदम ही मूड बदल गया यार कि अपन लोगों ने Z800 सीधा Z900 में मूड बना लिया। करते रहे तो भाई हमारी मुलाकात हुई चिराग भैया से और सुमित भैया से। एक्चुअली मुझे प्रिंस के ही नॉन में था, क्योंकि प्रिंस ने भी अपनी डेटोना उन्हीं से ली थी। तो भाई उनसे मिले तो भाई अपने को बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। तो भाई दे आर वेरी नाइस पर्सन। तो उन लोगों ने मुझे Z900 दिखाई है
तो भाई अपन को तो यार पहली बारी में देखते ही Z202 उस टाइम उनके पास 2 थी। तो मैं उनका जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, SRC ब्लॉग्स करके। तो आपको कोई भी बाइक वाइक चाहिए हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने Z900 दिखाई। तो वो ऑलमोस्ट यार 7000 किलोमीटर चली हुई बाइक थी, जो अभी मेरे पास है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो भाई मात्र 7000 किलोमीटर चली हुई बाइक थी वो, और 2018 मॉडल था, और फर्स्ट ऑनर बाइक भाई मिंट कंडीशन में थी। मैं ये कहता हूँ यार कि मैं आपको बताऊँगा अभी कि कैसे कैसे उसके अंदर मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें फेस करने को आई। तो भाई मिंट कंडीशन की बाइक 7000 किलोमीटर चली, आप समझ सकते हैं कितनी ही चली होगी। उसमें 2-3 सर्विस हो चुकी थी, तो ये बहुत कम चलती थी। तो भाई अपन लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे ली मैंने, वो तकरीबन मुझे पड़ी 7,25,000 रुपये के आसपास थी। तो 7.25 लाख रुपये की भाई अपन लोगों ने बाइक ली। अब कई अपने दोस्त हैं वो बोलते हैं यार कि तूने बहुत महंगी ली। डजेंट मैटर यार, देखो आप मार्केट में जाओ आपको 6.5 की भी मिल जाएगी, 6 की भी मिल जाएगी, डिपेंड करता है यार उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसकी कंडीशन घटिया हो तो 6 लाख रुपये लेना वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार उसको लेने के बाद आप उसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और 1 लाख, 1.25 लाख या 70-75 हज़ार कम में आपने लेके आपने उसके ऊपर और 1.25 लाख 2 लाख रुपये लगा दिया, तो यार उस बाइक का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि आप बेशक 10, 20, 25, 50 हज़ार महंगी बाइक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो भाई अपन लोगों ने बोली, तो तकरीबन आज से 10 महीने के आसपास पहले मैंने ये बाइक ली। तो भाई तब से लेके अभी तक मैंने उस बाइक में क्या क्या करवाया है, तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे उस बाइक को मेंटेन करने में अब तक कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। तो भाई सबसे बड़ी जो चीज़ है बाइक के अंदर, सुपर बाइक के अंदर, आप ये मत सोचिए कि सुपर बाइक आपने ले ली तो काम खत्म। भाई सुपर बाइक की जो एवरेज है वो आप खुद लोगों को पता ही होगा यार कि अगर 950 सीसी का इंजन है तो क्या एवरेज, देखिए एवरेज की एक्सपेक्टेशंस आप कर ही नहीं सकते उस बाइक के साथ। तो सबसे बड़ी बात क्या थी भाई, बाइक में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है सर्विस उसकी, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो जिसको लेके हमें साल भर में मैं आपको कॉस्ट बता दूँगा कि कितनी के आसपास पैसे लग जाते हैं। तो भाई मेंटेनेंस में सबसे पहले आती है यार उसकी सर्विस, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप बाहर से कराते हैं या फिर कंपनी से कराते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं। सेकेंडली आते हैं उसके टायर्स, ठीक है, और क्योंकि आपको पता है सुपर बाइक के टायर ज़्यादा नहीं चलते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ है यार जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेक्स। तो डिस्क पैड, आपको पता ही है यार कि डिस्क पैड और बहुत महंगे आते हैं इन सुपर बाइक्स के, तो डिस्क पैड्स हो गए यार, ठीक है। उसके बाद साल भर में अगर मैं काउंट करूँ तो उनकी इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद यार अगर आपको कोई एसेसरी उसमें और चीज़ें लगवानी है तो वो, नहीं तो आप सीधा आ जाते हैं हम सीधा पेट्रोल पे। तो यार पेट्रोल तो आपको पता ही है यार, ये पानी की तरह पीती है भाई। तो अपन लोग कभी भी राइड पे जाते हैं तो 2-3 हज़ार का पेट्रोल तो लग ही जाता है, उसके ऊपर खाने पीने का खर्चा अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। सर्विस कॉस्ट यार मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो बना रखी है। सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास, 9.5 से 10 हज़ार के आसपास लग जाते हैं यार। कि अगर एक एवरेज और आप बाहर करवाएंगे तो हो सकता है कि 6-7 में भी हो जाए, बट मैं तो कंपनी से ही करवाता हूँ। लास्ट टाइम भी करवाई थी और अभी भी करवाऊँगा कंपनी से ही। तो मेरी बाइक की सर्विस होनी है तो कंपनी से करवाएंगे, तो उसमें इतने पैसे तो लग ही जाते हैं भाई। दूसरी बात यार डिस्क पैड के ऊपर, डिस्क पैड यार मैंने डिस्क पैड अभी डलवाए हैं, मेरे ख्याल से 1000-2000 किलोमीटर पहले ही डलवाए हैं मैंने डिस्क पैड। तो भाई मैंने अपनी जो रियर डिस्क पैड हैं वो मैंने EVC डलवाए हैं, और जो फ्रंट है वो मैंने बैम्बो ब्रेक के डलवाए हैं। तो भाई वो मुझे पड़ गया तकरीबन तीनों मिला के तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास के डिस्क पैड पड़ गए। तो आप ये 10,000 तो आप लगा लीजिए सर्विस का, जो हर 6,000 किलोमीटर पे होती है, और 6,000 किलोमीटर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में चला लेते हैं। हो सकता है आपको 6 महीने भी लग जाएँ, 8 महीने भी लग जाएँ, साल भी लग जाए। कई लोग तो 1.5 साल तक नहीं चला पाते, कई लोग यार 6 महीने या 2 महीने में ख़त्म कर देते हैं 6,000 किलोमीटर चला के। तो वो आपको यार करवानी पड़ेगी सर्विस। आपको डिस्क पैड जो हैं वो तकरीबन इनके यार जो चलते हैं 3, 4, 5, 6,000, जैसे अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो वो आपको 10,000 वो मान लीजिए। इंश्योरेंस पे आते हैं यार, तो अभी तक मैंने इंश्योरेंस मुझे करी हुई मिली थी, मैंने अभी तक करवाई नहीं है, बट मैं करवाऊँगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बता देता हूँ यार कि 10 से 15,000 के बीच में इसकी इंश्योरेंस होती है। और उसके बाद भाई बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल भाई आपको पता ही है पानी की तरह पीती है ये बाइक पेट्रोल।
तो भाई अपना फ़ोन आया है तो अभी काट देते हैं। तो भाई बाइक जो है वो पानी की तरह पेट्रोल पीती है। अब मैं अगर आपको एक नॉर्मल चीज़ बता दूं यार कि आपको एक छोटी सी राइड पे भी जाना है ना यार, कि आप 100-150 किलोमीटर की राइड पे भी जाना चाहते हैं आसपास की, तो यार आपको आराम से 2000 के जो भी रेट चल रहा है 2000 के आसपास तो तेल लग ही जाता है। क्योंकि आप यार एम्प्टी मतलब टैंक में या फिर हाफ टैंक में तो आप कभी भी हाईवे पे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आप यही कोशिश करेंगे कि यार मैं इसको फुल टैंक करवाने के बाद ही लेके जाऊँ। तो भाई अपन लोग ने बात करी फिर कि अभी पेट्रोल की बात करी। तो गैस पेट्रोल की बात मैंने बता दिया आपको कि पेट्रोल में इतना लग जाता है। सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बता ही दी है। तो यार ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने एक 5-6-7 लाख 8 लाख रुपए की बाइक ले ली है सेकेंड हैंड सुपर बाइक, तो आप ये मत सोचिए कभी भी कि यार आपको साल का सिर्फ 10,000 रुपये लग जाएंगे या साल के सिर्फ 20,000 रुपये लग जाएंगे। ऐसा नहीं है यार, पेट्रोल पे आपके पैसे अलग लगते हैं, और अगर आप उसकी सर्विस करवाते हैं उसके पैसे अलग। टायर्स हैं, आप ये मत सोचिए टायर्स अगर आप नए लेने जाएंगे तो भाई टायर्स नए भी काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो टायर्स पे भी खर्चा होता है। तो तकरीबन यार अगर आप नए टायर्स डलवाते हैं तो तकरीबन 18 से 20,000 रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टायर डलवाते हैं, तो 18 से 20,000 के आसपास का एक टायर पड़ता है इसका। तो अगर मैं दोनों लगा लूँ आगे पीछे तो यार 30 से 35,000 रुपये टायर का। और अगर आप कहते हैं यार कि आजकल अपने भी बहुत दोस्त हैं यार, तो कम चले टायर भी मिल जाते हैं, तो 95% हो माल के साथ या 90% माल के साथ भी होते हैं यार, तो वो भी मिल जाते हैं। तो भाई अगर किसी को टायर चाहिए हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कर सकता है, मैं उनको एक अपने भाई की बता दूँगा जहाँ से मैंने डलवाए थे, तो काफ़ी रीज़नेबल रेट पे आपको मिल जाएंगे 95% या 90% माल के साथ। तो 30-35 हज़ार रुपये नए टायर के साथ 10-15 हज़ार रुपये आप मान के चलिए, 10,000 रुपये सर्विस और 10-15 हज़ार रुपये आपके इंश्योरेंस के हो गए। उसके बाद पेट्रोल तो आप यार जितना उसे निकालेंगे उतना आपको डलवाना ही पड़ेगा। तो तकरीबन साल भर में आपको 60 से 70,000 के आसपास का आपको मेंटेनेंस करानी पड़ती है एक सुपर बाइक को लेके। और हो सकता है आप ज़्यादा भी कराएं, क्योंकि पेट्रोल अगर आप डलवाएंगे तो भाई लाख तो आराम से चला जाता है, क्योंकि आप अगर हर संडे राइड करते हैं तो हर संडे 3,000 रुपये का खर्चा तो आप मान के चलिए, तो भाई महीने में 12,000 रुपये तो ऐसे ही हो गए। और उसके बाद आप भाई बाइक में टायर भी डलवाएंगे, सर्विस भी कराएंगे, और इंश्योरेंस जो है वो साल भर में इंश्योरेंस भी होगी उसकी, और डिस्क पैड भी डलेंगे। और अगर आप कुछ अलग से कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं बाइक में तो वो भी है। तो भाई एक छोटी बाइक को लेने के बाद अगर आप एक बड़ी बाइक लेते हैं तो आप ये सोचिए उसके खर्चे भी डबल ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपने बाइक ले ली तो आपको उसके बाद आपको उस पर खर्चा नहीं करना, तो खर्चा करना पड़ता है भाई बाइक को मेंटेन करने के लिए। भाई ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हमें करवानी ही पड़ती हैं, ठीक है भाई, जिसमें मैंने आपको ये 5-6 चीज़ें गिनवा दी हैं। सर्विस कॉस्ट, टायर्स, ब्रेक जो डिस्पैच जो भी है ब्रेक या डिस्पैच, वो इंश्योरेंस साल भर में जो करवानी पड़ती है आपको, ठीक है। उसके बाद भाई पेट्रोल का खर्चा जो आपको उठाना ही पड़ेगा अगर आप बाइक निकालते हो तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने के बाद ही एक सुपर बाइक लेनी चाहिए भाई। तो और दूसरी बात यार कि अगर आप मान लो 7-8 लाख रुपये की बाइक लेते हैं और आप साल भर में उसे बेचने के लिए जाएंगे तो मार्केट में कई लोग बोलते हैं यार 50,000 आप घाटे में हमें वापस ले जाना। ऐसा नहीं होता भाई, आप अगर वापस जाएंगे 50,000 सोचेंगे कि मैं साल भर चला के 50,000 घाटे में दे दूँ, तो भाई जब आप उसे बेचने के लिए जाएंगे तो उस पर 10 नुक्स निकाल दिए जाएंगे कि भाई इस बाइक में तो आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने उसके अंदर सामान में स्क्रैचेस हैं, ये हैं वो हैं। तो भाई ये सब चीज़ें यहाँ डीलर्स वगैरह करते हैं, ये सब फालतू की बातें। यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, आप 50,000 घाटे में गाड़ी ले जाइए, आप 1 लाख घाटे में BMW ले जाइए, ये ले जाइए वो ले जाइए, या साल भर में हमारे को गाड़ी चला के 50,000 कटवा के और हमारे से अपनी बाइक बेच दी हमें। तो ऐसा भाई नहीं होता, 50,000 तो करते ही करता, उसके बाद 10 नुक्स निकालने के बाद वो 1-1.5 लाख के आसपास को आपको जो उसके अंदर आपके जो आपने अमाउंट ले रखी होती है बाइक उसके अंदर से वो काट देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, बाइक मेंटेन रखिए। तो और जल्दबाजी में कभी भी बाइक मत बेचिए, सुपर बाइक तो खासकर, क्योंकि मार्केट में लेने के लिए बहुत लोग बैठे हैं उसको। तो आराम से बाइक को चलाइए। और भाई गियर्स, ऑब्वियसली बात है यार कि आप गियर्स भी, मैं आपको बता दूं कि आपको गियर्स भी ख़रीदने पड़ते हैं, जिसमें ग्लव्स, जैकेट, नी गार्ड या पैंट्स हो गई,
तो आपको इन सी चीज़ों पे भी खर्चा करना पड़ता है। और एक सुपर बाइक लेने के बाद आपको भाई अपने हेलमेट पे भी खर्चा करना पड़ेगा, जो 5 से 7 हज़ार रुपये 10 हज़ार तक का हेलमेट आता है अच्छे से अच्छा। तो भाई छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक सब कुछ देखना पड़ता है। अब ये मत सोचिए कि यार स्टड्स के 600 रुपये के हेलमेट को पहन के आप एक सुपर बाइक चलाएंगे, भाई पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए और हेलमेट कहाँ गया। तो गियर्स पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गियर्स पे भी खर्चा, मैंने वो जो भूल गया बताना आपको कि गियर्स पे भी खर्चा करना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली यार 1 लाख रुपए के आसपास आपको एक साल के अंदर लग जाता है। भाई अपना तो लग ही चुका है कि 1 साल में 1 लाख के आसपास का खर्चा तो हो ही जाता है यार, क्योंकि पेट्रोल ही 500 रुपये का पेट्रोल तो पता ही नहीं चलता भाई कहाँ गया, आधी राइड में ख़त्म हो जाता 500 का तेल। तो भाई मेरा मोटिव यही था कि आप छोटी बाइक से ही हमेशा शिफ्ट करो एक बड़ी बाइक में, क्योंकि आपको पावर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आप सुपर बाइक ऑलरेडी चलाते हैं तो आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। तो भाई आप कभी भी छोटी बाइक से बड़ी बाइक पर शिफ्ट करते हैं तो पावर कंट्रोल करनी आनी चाहिए, तभी शिफ्ट करिए। और दूसरी बात, फिर अगर आप शिफ्ट भी करते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो भाई ये फिगर ज़रूर मेंटेनेंस में डाल लीजिएगा कि आपको मेंटेन करने के लिए 1 साल के अंदर इतना खर्चा करना ही पड़ेगा, जो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़े या अपने पेरेंट्स से लेके देना पड़े, डजंट मैटर यार, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा भाई। तो भाई आज की वीडियो में मुझे यही सब बताना था आपको। तो अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और नीचे आप देख रहे होंगे आ भी रहा होगा। तो भाई इंस्टाग्राम पेज को भी मुझे आके वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी कुछ शॉर्ट रील्स हैं वो भी डालता रहता हूँ। आई होप आपको जो पुरानी है वो भी अच्छी लगेंगी पुराने सब्सक्राइबर्स को, और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो भाई जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये भाई ऐसी अच्छी वीडियोस मैं और बनाता रहूँगा। तो मैं अपनी बाइक्स की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं मैं सब डालूँगा और वीडियोस कुछ दिखाऊँगा भी इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। तो आज की इस वीडियो में यही था, और भाई थैंक यू सो मच अभी तक इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।